गुड मॉर्निंग साथियों, मैं डॉक्टर जाकिर हुसैन। ऑनलाइन क्लासेज के क्रम में आज हम शिवाजी के उत्तराधिकारी के बारे में चर्चा करेंगे। यानी शिवाजी के बाद जो शासक बने उनके उत्तराधिकारी, उनके बारे में चर्चा करेंगे। और साथियों, हमने पढ़ा था कि शिवाजी के दो पुत्र थे। ज्येष्ठ पुत्र उनके छत्रपति संभाजी के नाम से शासक बनेंगे और कालांतर में उन्हीं के द्वितीय पुत्र राजा राम के भी शासक बनने का हमें उल्लेख मिलता है। शिवाजी की मृत्यु के पश्चात 1680 में छत्रपति संभाजी, जो उनके ज्येष्ठ पुत्र थे, शासक बनते हैं और उनका समय 1680 से 89 के मध्य था। साथियों, मुगलों के साथ परंपरागत शत्रुता तथा औरंगजेब के विद्रोही पुत्र अकबर को शरण देने के कारण लंबे संघर्ष के बाद अंततः 1689 में संगमेश्वर के युद्ध में अपने पुरोहित कवि कलश के साथ मुगल सेना के हाथों वो उनकी युद्ध मैदान में हत्या हो जाती है। संभाजी की पत्नी येशुबाई तथा उनके पुत्र शाहूजी की रायगढ़ दुर्ग में मुगलों द्वारा बंदी बनाने का हमें फिर उल्लेख भी मिलता है साथियों। और जब उनको बंदी बना लिया ज्येष्ठ पुत्र को और स्वयं संभाजी की हत्या हो जाती है, तो उनके बाद उनका छोटा भाई छत्रपति राजा राम के नाम से 1689 से 1700 के मध्य मराठा छत्रपति बनते। आरंभ में साथियों वो कोल्हापुर के जागीरदार थे, लेकिन उनके अग्रज संभाजी की हत्या तथा भतीजे शाहूजी के बंदी बनाने पर 1689 से 1707 तक चलने वाले मराठा स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत होती। यानी ये मान सकते हैं हम कि जब राजाराम राजगद्दी पे बैठे तो उन्होंने ये मैसेज दिया कि मैं राजगद्दी का वास्तविक उत्तराधिकारी नहीं हूँ, मैं तो संभाजी के बाद उनके पुत्र शाहूजी के बंदी बनाने के कारण राजगद्दी पर बैठा हूँ और जब तक वो मुक्त नहीं हो तब तक मराठा स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व करूँगा, और जब शाहूजी बंदी जीवन से मुक्त हो जाएंगे तो उनका ही ये वास्तविक अधिकार है कि वो राजगद्दी पे बैठें और फिर मैं राजगद्दी त्याग दूंगा। तो इसलिए साथियों इसे मराठा इतिहास में मराठा स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी गई। इस हेतु वे न तो आजीवन राजगद्दी पर नहीं बैठे, यानी वो आजीवन राजगद्दी पर नहीं बैठे, इसका हमें उल्लेख मिलता है। मुगलों से संघर्ष के क्रम में रायगढ़ के स्थान पर, जो उनकी परंपरागत राजधानी थी, चूंकि उसमें मुगलों का अधिकार था यानी हो गया था, तो फिर वो वहां से लगभग 8 साल तक जिंजी, जो हमने पढ़ा भी था कि उसको कभी शिवाजी ने जीता था, तमिल क्षेत्र में समुद्री किनारे का, जहां मैंने अर्काट का दुर्ग भी आपको बताया था, को अपनी राजधानी बनाया। और फिर जब मुगलों ने जिंजी को भी विजय या उसको भी जीत लिया तो फिर वो अंततः सतारा को अपनी राजधानी बनाते हैं। यानी बहुत ही संघर्षशील जीवन था राजा राम का। राजा राम की मृत्यु के पश्चात 1700 ईस्वी में उनकी पत्नी ताराबाई अपने 4 वर्षीय पुत्र शिवाजी द्वितीय की संरक्षिका के रूप में शासिका बनती है और उनका समय जो रहा वो 1700 से 1707 के मध्य था। साथियों, औरंगजेब की मृत्यु के बाद जब उनके पुत्रों, जिनमें आजम, मुअज्जम और काम बख्श के मध्य उत्तराधिकार संघर्ष हो रहा था, तो इस बीच मुअज्जम द्वारा शाहूजी की रिहाई का हमें उल्लेख मिलता है। यद्यपि यह रिहाई संभवतः मराठों में फूट डालने और अपने सहयोग को सुदृढ़ करने के लिए किया गया होगा, लेकिन इन परिस्थितियों में जब शाहूजी मुक्त होते हैं तो ताराबाई द्वारा राजगद्दी नहीं छोड़ने पर फिर उनका ताराबाई के साथ संघर्ष होता है और इसमें एक ऐतिहासिक युद्ध हमें मिलता है, 1707 का खेड़ा का युद्ध। बालाजी विश्वनाथ, जो कि चित्पावन ब्राह्मण थे कोंकण के और बहुत ही योग्य और बहुत ही कूटनीतिज्ञ व्यक्ति थे, उनके सहयोग से शाहूजी ताराबाई को पराजित कर देते हैं, क्योंकि ताराबाई के सेनापति धन्नाजी जाधव को बालाजी विश्वनाथ कूटनीति द्वारा इस युद्ध में शाहूजी के पक्ष में ले आते हैं
और संभवतः इसीलिए धन्नाजी जाधव के पुत्र चंद्रसेन को वो नवीन सेनापति भी बनाते हैं या बनवाते हैं। अब छत्रपति शाहू जी 1707 से 1749 के मध्य मराठा साम्राज्य के शासक बनते हैं। बालाजी विश्वनाथ की सेवाओं के या उनसे प्रभावित हो, उनसे वो खुश होकर उनके बदले में 1711 में वो सेना के मुख्य संगठनकर्ता का नवीन पद शुरू करते हैं। इसका कारण संभवतः ये भी रहा होगा साथियों कि जो चंद्रसेन सेनापति थे वो धन्नाजी जाधव के पुत्र थे, जो कि पूर्व में ताराबाई के सेनापति थे, और वो चाहते होंगे कि बहुत ही विश्वसनीय व्यक्ति सेनापति से भी बड़े पद पर, बड़े संगठनकर्ता के रूप में नियुक्त किया जाए, और उसके लिए सबसे योग्य बालाजी विश्वनाथ रहे होंगे। 1713 में बालाजी विश्वनाथ को फिर शाहू जी पेशवा पद पर नियुक्त करते हैं। साथियों, छत्रपति शाहू जी ही संतान व्यक्ति थे, अतः ताराबाई के तथा कथित पौत्र राम राजा को गोद लेकर वो अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करते हैं। और मैंने आपको बताया भी था कि उन्हीं के समय यानी शाहू जी के समय ही मराठा साम्राज्य 5 संघों में विभाजित हुआ था। राम राजा द्वितीय या राजा राम द्वितीय 1749 से 1777 के मध्य ये छत्रपति बनते हैं, लेकिन चूंकि इस समय तक पेशवा पद बहुत ही सुदृढ़ हो गया था, बहुत ही शक्तिशाली हो गया था। राजा राम बहुत, एक तो नाबालिग थे, दूसरा बहुत कमजोर थे, तो फिर पेशवा बाजीराव बालाजी या बालाजी बाजीराव द्वारा छत्रपति की समस्त शक्तियों को स्वयं के हाथों में लेने हेतु उनके साथ 1750 में संगोला, जो कि सोलापुर में स्थित है, की संधि करते हैं, और अब छत्रपति को सतारा में पेंशन भोगी के जीवन जीने हेतु बाध्य कर दिया गया। और इस रूप में हम कह सकते हैं कि अब मराठा साम्राज्य की बागडोर यानी वास्तविक बागडोर छत्रपति से शिफ्ट हो जाती है पेशवा पद में। राजा राम द्वितीय या राम राजा द्वितीय के बाद राजा शाहू जी द्वितीय छत्रपति बनते हैं। 1773 से 1808 उनका समय होता है। उनके बाद प्रताप सिंह 1808 से 1839 के मध्य शिवाजी की वंशज परंपरा के वो अंतिम छत्रपति थे। 1839 में अंग्रेजों द्वारा उन्हें पद से हटाकर बनारस में नजरबंद कर दिया गया। और साथियों, इस तरह से फिर प्रताप सिंह के दत्तक पुत्र शाहजी अप्पा साहिब को 1839 से 48 के मध्य अंग्रेजों द्वारा उनका उत्तराधिकारी नियुक्त किया गया। और ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी की जो गोद निषेध प्रथा थी, फिर बाद में उसके शिकार होने वाले वो प्रथम भारतीय शासक थे 1848 में। तो इस तरह साथियों, शिवाजी के पश्चात हमें छत्रपतियों का उल्लेख मिलता है। अब हम कुछ प्रमुख मराठा पेशवाओं के बारे में चर्चा करते हैं, और इनमें साथियों शिवाजी कालीन प्रथम जो मराठा पेशवा था वो तो मोरोपंत पिंगले थे। और महत्वपूर्ण यदि हम पेशवाओं की बात करें तो उनमें जो बड़े नाम मिलते हैं हमें, एक तो बालाजी विश्वनाथ जो 1713 से 1720 के मध्य रहे थे, और मूलतः कोंकण क्षेत्र के चित्पावन ब्राह्मण थे। वो 1719 में दिल्ली की संधि द्वारा 10 लाख तथा 15,000 घुड़सवारों के बदले सैयद बंधुओं की मध्यस्थता से दक्षिण के 6 मुगल प्रांतों से उन्हें चौथ व सरदेश मुखी वसूलने का विशेषाधिकार प्राप्त हुआ। सैयद बंधुओं को, जिनका आपने पढ़ा भी होगा कि वो शासक बनाने वाले थे, मूलतः बुलंदशहर में जन्मे सैयद बंधु जो लेटर मुगल पीरियड था उसमें बहुत ही शक्तिशाली ये दोनों भ्राता थे। एक का नाम अब्दुल्ला खां का था और दूसरे का नाम हुसैन अली खां था, और जो वजीर और यूं कह सकते हैं सेनापतियों या सैन्य विभाग के मुखिया रहे थे साथियों। तो उनकी मध्यस्थता से फिर बालाजी विश्वनाथ पहली बार मुगलों को दिल्ली आकर उनकी आंतरिक जो कमजोरियां थी उनको समझने का प्रयास करते हैं। इतिहासकार रिचर्ड टेम्पल कहते हैं कि
यह संधि मराठा इतिहास में मैग्ना कार्टा की भांति थी। बिल्कुल सत्य है साथियों। ये इनके बाद जो शासक बने या जो पेशवा बनेंगे वो है बाजीराव प्रथम, जो बालाजी विश्वनाथ के ही पुत्र थे। 1720 से 1740 इनका समय था। शिवाजी के बाद मराठा इतिहास में हिंदू पातशाही की उपाधि तथा द्वितीय छापामार प्रणाली के द्वितीय नायक थे शिवाजी के पश्चात, उनका श्रेय नहीं है। और इनकी पत्नी साथियों में काशीबाई मिलती है। बुंदेलखंड के शासक छत्रपति वीर शत्रुसाल की पुत्री मस्तानी के साथ भी हमें उनके प्रेम संबंधों का उल्लेख मिलता है। मस्तानी हैदराबाद मूल की रूहानी बाई थी साथियों, और ये हैदराबाद मूल की ही रहने वाली थी साथियों। 1728 में पालखेड़ के युद्ध में हैदराबाद के निजाम आसफ जाह प्रथम को पराजित कर मुंगी शिवगांव की संधि हेतु उन्हें बाध्य किया बाजीराव प्रथम ने। उनकी नीति थी उत्तरी भारत में साम्राज्य विस्तार और कृष्णा से अटक हम जानते हैं कि सिंधु नदी की सहायक नदी थी। पंजाब प्रांत पाकिस्तान में आज कल वो जगह पड़ती है। मुगल साम्राज्य हेतु उनका जो कथन था, उनको जो समझ पाए वो, उनके लिए वो छत्रपति को ये सुझाव देते हैं कि मुगल रूपी जर्जर वृक्ष जो उनका साम्राज्य के तने पर कठोर प्रहार अगर किया जाए तो उनकी शाखाएं स्वयं ही गिर जाएंगी। यानी मुगल के बारे में इनकी समझ बन चुकी थी कि मुगल बहुत कमजोर हैं और अगर उन पर जोर से प्रहार किया जाए तो उनका साम्राज्य तहस नहस हो सकता है। उनके पश्चात जो पेशवा बनेंगे वो हैं उन्हीं के पुत्र बालाजी बाजीराव। 1740 से 61 उनका समय था। साथियों, इनका जो अन्य नाम था वो था नाना साहब। पेशवा पद को प्रथम बार वंशानुगत घोषित इन्हीं के समय किया गया। पानीपत का तृतीय युद्ध इन्हीं के समय हुआ था, 14 जनवरी 1761 में। अफगान आक्रांता यानी आक्रमणकारी अहमद शाह अब्दाली के विरुद्ध इनका ये युद्ध था। युद्ध में मराठा सेना का नेतृत्व पेशवा के पुत्र यानी पेशवा बालाजी बाजीराव के पुत्र विश्वासराव भाऊ औपचारिक रूप से कर रहे थे, लेकिन वास्तविक सेनापति पेशवा के चचेरे भाई सदाशिवराव भाऊ थे। युद्ध के दौरान मुगल सेनापति इमादुल मुल्क द्वारा यद्यपि मराठों का सहयोग करने का उल्लेख मिलता है, लेकिन अवध के नवाब शुजाउद्दौला व अफगान मूल के नजीबुद्दौला जो कि बहुत शक्तिशाली थे, अब्दाली का सहयोग करने का हमें उल्लेख मिलता है। युद्ध के प्रत्यक्षदर्शी इतिहासकार काशीराज पंडित थे, यानी पानीपत के तृतीय युद्ध का। युद्ध के समय इब्राहिम खां गारदी के नेतृत्व में एक तोपखाना यद्यपि मराठों की ओर से भाग ले रहा था, लेकिन वो तोपखाना अब जर्जर हो चुका था। परिणाम साथियों इस युद्ध के अब्दाली के पक्ष में रहे। युद्ध मैदान से भागने वाले जो एकमात्र मराठा सेनापति थे वे थे मल्हार राव होलकर। यद्यपि युद्ध मैदान में मराठों की ओर से मारे गए 75,000 सैनिकों में अधिकांश बड़े सेनापति भी शामिल थे, परंतु जीवित बचे सेनापतियों में महाजी सिंधिया, नाना फडणवीस, राघोबा रघुनाथ राव जो कि बालाजी बाजीराव के लिए माना जाता है कि उनका वो भ्राता था, और उनको जो संज्ञा दी गई है मराठा इतिहास में वो मराठा खलनायक, यानी उनकी जो भूमिका थी बहुत ही नकारात्मक हमें मिलती है कालांतर में। मुगलों के बाद भारत के भाग्य विधाता बनने का जो मराठा स्वप्न था वो इस युद्ध से चकनाचूर हो जाता है, और बाद में प्लासी युद्ध के विजेता अंग्रेज फिर भारत के भाग्य विधाता बनते, यानी उनके लिए मार्ग प्रशस्त हो गया था इसी युद्ध के दौरान। साथियों, फिर अगर हम बात करें तो 1748 से 67 के मध्य तो यहाँ पर अहमद शाह अब्दाली के बार बार लगभग 7 आक्रमण हुए और काफ़ी नुकसान उन्होंने पहुंचाया, यद्यपि उनका स्थायी अधिकार यहाँ नहीं था। पानीपत का तीसरा युद्ध उनका 5वां सैन्य आक्रमण था। युद्ध में हार की सूचना बालाजी बाजीराव को जिसने दी वो एक व्यापारिक दल द्वारा दी गई थी। अहमद शाह अब्दाली वस्तुतः ईरान के नेपोलियन की संज्ञा वाले नादिर शाह के उत्तराधिकारी थे।
नादिर शाही वो व्यक्ति था जो 1739 में मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला के काल में दिल्ली पर आक्रमण करते हैं और भारी लूटपाट के साथ, जिसमें कोहिनूर हीरा और मयूर सिंहासन भी था, उसको ईरान ले जाते हैं। बाद में कोहिनूर हीरा का घटना चक्र हमें इंग्लैंड की महारानी को भेंट में देने का भी मिलता है साथियों। फिर बालाजी बाजीराव के लिए माना जाता है कि जैसे ही उन्होंने ये घटना चक्र की सूचना प्राप्त की, युद्ध की हार की, और उनके जो बड़े सेनापति थे, पुत्र और वास्तविक सेनापति सहित उनकी मृत्यु या हत्या की सूचना जब उन्हें मिलती है तो वो भी प्राण त्याग देते हैं साथियों। और अब उनके बाद जो शासक बने वो हैं, या पेशवा बने वो हैं, पेशवा माधवराव प्रथम 1761 से 72 के मध्य। ये भी बालाजी बाजीराव के ही पुत्र थे। फिर पेशवा माधवराव प्रथम के बाद जो पेशवा बनेंगे वो हैं नारायण राव प्रथम 1772 से 73 के मध्य। ये बालाजी बाजीराव के अल्पवयस्क पुत्र थे, अतः राघोबा के संरक्षक में उन्हें नियुक्त किया गया। बाद में राघोबा ने अपनी अति महत्वाकांक्षाओं के चलते उनकी हत्या कर दी गई। अब उनके बाद माधवराव प्रथम के अल्पायु पुत्र माधवराव नारायण राव पेशवा बनते हैं साथियों। 1773 से 96 के मध्य रहते हैं। ये भी अल्पायु थे। अतः नाना फडणवीस जो बहुत ही महान, योग्य और कमिटेड मराठा सरदार थे, उनके संरक्षक में उनको नियुक्त किया गया। इसी बीच राघोबा द्वारा बम्बई प्रेसिडेंसी के साथ, जो ब्रिटिश प्रेसिडेंसी थी, के साथ सूरत की संधि की जाती है और वे इस संधि के द्वारा स्वयं को पेशवा घोषित कर देते हैं। लेकिन इसी के साथ फिर प्रथम एंग्लो मराठा युद्ध की शुरुआत होती है 1775 से 82 के मध्य, क्योंकि इस संधि को, जो सूरत की संधि थी, इसे नाना फडणवीस और उनके साथियों द्वारा स्वीकार नहीं किया गया, बल्कि उनके अनुसार ये मराठा साम्राज्य में राजद्रोह की भांति था। लेकिन अंग्रेज तो फूट डालो राज करो की नीति की तहत ऐसा कर रहे थे। और इसका अंत जो हुआ संधि की, इस संधि का, वो 1782 की फिर साल भाई की संधि द्वारा होता है। और साल भाई की संधि जो हुई वो पेशवा माधवराव नारायण राव तथा वॉरेन हेस्टिंग्स के दूत कर्नल अपटन के मध्य होता है। और माधवराव नारायण राव को पेशवा स्वीकार कर लिया गया इसके द्वारा, और राघोबा को पेंशन देने का प्रावधान था इस संधि में। दोनों एक दूसरे के जीते हुए क्षेत्र वापस कर देंगे, ये भी प्रावधान था। संधि में जो मध्यस्थता की भूमिका निभाई वो मराठा सरदार महाजी सिंधिया निभाते हैं साथियों। लेकिन ऐसा माना जाता है कि अंततः नाना फडणवीस के डर से माधवराव नारायण राव एक दिन आत्महत्या कर लेते हैं। यद्यपि ये एक विवादास्पद विषय है कि नाना फडणवीस ने कोई पेशवा के विरुद्ध अपनी महत्वाकांक्षाओं को प्रकट करने का प्रयास किया हो। साथियों, जब माधवराव नारायण राव आत्महत्या कर लेते हैं तो उनके बाद जो पेशवा बने वो साथियों हमें मिलेंगे बाजीराव द्वितीय 1796 से 1818। ये मराठा खलनायक राघोबा के पुत्र हैं साथियों। और इन्हीं के काल में हमें फिर दो एंग्लो मराठा युद्ध मिलते हैं। पहला एंग्लो मराठा युद्ध 1803 से 6 के मध्य, और जो तीसरा, यानी जो दूसरा, इस तरह से दूसरा, और अगर उसको अंततः माना जाए तो तीसरा जो एंग्लो मराठा युद्ध होगा वो 1817-18 में हुआ। 1802 में बसीन की संधि द्वारा वह अंग्रेजों की अधीनता स्वीकारते हैं और वेलेजली के साथ सहायक संधि पर हस्ताक्षर करते हैं। ये उनका बहुत ही दुर्बल व्यक्तित्व का प्रतीक था। संधि द्वारा पेशवा पद अब ब्रिटिश संरक्षण में घोषित कर दिया गया। पूना में पेशवा के शासन पर नियंत्रण हेतु या उन पर नियंत्रण रखने हेतु एक ब्रिटिश रेजिडेंट, एक ब्रिटिश प्रतिनिधि के पद की शुरुआत होती है। तृतीय एंग्लो मराठा युद्ध के समय अंतिम युद्ध जो हुआ वो 6 जनवरी 1818 में मल्हार राव होलकर तृतीय तथा मेलकम स्पीड के मध्य होता है। और साथियों, इतना दुर्बल व्यक्ति था, यानी जो पेशवा थे बाजीराव द्वितीय, इतने दुर्बल व्यक्ति थे कि उन्होंने बाद में मराठा सरदारों को ही आपस में लड़वाने का प्रयास किया और एक दिन वो उनका कदम आत्मघाती साबित हुआ। और 1818 में पेशवा के साथ एक विशेष संधि होती है अंग्रेजों द्वारा,
और उन्हें 6 लाख रुपए वार्षिक की पेंशन के बदले पूना से बिठूर कानपुर स्थानांतरित कर दिया जाता है। साथ ही बाजीराव द्वितीय की मृत्यु के बाद पेशवा पद तथा पेंशन देने का प्रावधान भी समाप्त घोषित करने का निर्णय इस संधि में लिया गया। और साथियों, इस तरह से 1817-18 में फिर मराठा साम्राज्य, जिन्होंने शताब्दियों तक दक्षिणी भारत और साथ में सराउंडिंग स्टेट्स में अपने जो शक्ति उनके पास थी, सैन्य शक्ति से लेकर, और दूसरे जो उनके पास प्रिविलेज था उसका परचम लहराया, लेकिन अंततः वो समाप्त हो जाएगा साथियों। और फिर उनका उत्तराधिकारी गोविंद धोंदू पंत नाना साहब, जिसको हम जानते हैं, वो बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र के रूप में प्रकट होते हैं। और चूंकि अंग्रेज उन्हें पुराने जो विशेषाधिकार थे उनसे वंचित कर देते हैं, उनका समय 1851 से 57 के मध्य में मिलता है। और फिर 1857 के विद्रोह में साथियों नाना साहब की भूमिका हम अंग्रेजों के विरुद्ध देखते हैं, और एक दिन वो वहाँ से नेपाल पलायन करते हैं और 1859 में उनकी मृत्यु हो जाती है। इस तरह साथियों हमने मराठा इतिहास को टच करने, उसका अवलोकन करने का प्रयास किया। यद्यपि बहुत बड़ा टॉपिक है ये, और आप इसे एज पॉसिबल और सुदृढ़ करने और अवलोकन करने का प्रयास करेंगे। जय हिंद साथियों।